वेलकम बैक। जावा के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्वलेट के आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वलेट के लाइफ साइकिल के बारे में और टाइप्स ऑफ सर्वलेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी इस वीडियो में। पहली चीज़ की आखिर लाइफ साइकिल क्या है सर्वलेट का। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में एप्लेट के लाइफ साइकिल के बारे में देखा, थ्रेड के लाइफ साइकिल के बारे में देखा, उसी तरीके से सर्वलेट का भी अपना लाइफ साइकिल है। इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं। तो जैसा कि मैंने एक इमेज ऐड कर दिया है कि कैसे लाइफ साइकिल उसका क्या है, कैसे रन करता है, इसके बारे में मैं इसको समझाता हूँ। तो नॉर्मली यदि एक लाइन में इसको कहें तो हम यही कह सकते हैं कि द सर्वलेट लाइफ साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट ए सर्वलेट गोज थ्रू फ्रॉम its creation to its destruction. The life cycle consists of 4 stages. तो देखिए जैसे सबसे पहला स्टेज तो चाहे वो थ्रेड रहे या सर्वलेट रहे, सबसे पहला आता है क्रिएट का। क्रिएट का मतलब है कि जैसे ही हम सर्वलेट के लिए या उसके पैकेज को कॉल करेंगे तो इसे होगा क्या कि उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको कहा जाता है कि पहले क्रिएट यानी कि स्टार्टिंग स्टेज उसका होता है। इसके बाद आफ्टर क्रिएशन यानी कि ऑब्जेक्ट जब बना तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद देन उसको इनिशियलाइज करने की बात करते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले होता है सर्वलेट जो हो गया वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो फर्स्ट फेज जो हो गया उसका वो क्या हो गया, क्रिएट। सेकेंड फेज में यदि देखते हैं तो वो आता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज क्या है, इनिट मेथड यहाँ यूज होता है और इनिट मेथड का काम है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। ऑल द फील्ड्स रिलेटेड टू द सर्वलेट प्रोग्राम आर इनिशियलाइज्ड इनसाइड द इनिशियलाइज स्टेट। देन उसके बाद यदि हम देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कि सर्विस या मैंने कॉल सर्विस कहते हैं सिंपली, या उस वो भी आप यदि नहीं कहते हैं तो एग्जीक्यूशन मोड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सबसे पहले कि जो अवेलेबल सर्विसेज है और अनअवेलेबल है। तो अनअवेलेबल जैसे सर्विस यदि कोई रिक्वायर्ड है तो उस केस में वो कहाँ जाएगा कि सबसे पहले आकर के देखेगा कि अनअवेलेबल फॉर सर्विस, मैंने जिस काम के लिए एग्जीक्यूशन रुका हुआ है वो सबसे पहले सर्च करेगा। यदि मिला तो सर्विस के लिए क्या होगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट होगा, यदि तो रिक्वेस्ट हुआ, सर्विस मिल गया यानी कि काम उसका हो गया तो वापस फिर अपना एग्जीक्यूशन मोड स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज ये क्या करता है कि यहाँ से जैसे फिर सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट वो देता है तो फिर यदि सर्विस अवेलेबल है तो देन वो एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा। देखिए कभी कभी होता क्या है कि सर्विस का रिक्वेस्ट दिया गया लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सीधा यहाँ से डिस्ट्रॉय में चला जाएगा। यानी कि डिस्ट्रॉय का मतलब है कि वो यहाँ पर आकर के अब उसको आगे यानी कि सर्वलेट जो है अब लाइफ में सर्वाइव नहीं करेगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अनलोड का मतलब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रॉय हो गया तो अब आगे प्रोसेस नहीं चलना है तो उसको क्या करेगा, अनलोड कर देगा। तो डिस्ट्रॉय के लिए डिस्ट्रॉय मेथड यूज होता है, सर्विस के लिए सर्विस मेथड यानी कि सर्विस कॉल करने के लिए सर्विस मेथड यूज होता है और इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड यूज होता है। अब आइए इसके स्टेजेस के बारे में, जो 4 स्टेज लेकर के चला इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, लोडिंग यानी कि हो गया क्रिएशन। अब देखिए द सर्वलेट कंटेंस लोड the servlet class into the memory when the web application starts or when the servlet is first accessed। तो वही मैं बताया आपको कि मेमोरी में जैसे ही उसके सारे पैकेज को कॉल करेंगे तो वो क्या होगा कि जनरेट होगा, तो वही कहलाता है क्या, लोडिंग। तो उसी को कह दिया जाता है यहाँ क्रिएट। अब देखिए दूसरा है इनिशियलाइजेशन का। ये इनिशियलाइजेशन का काम क्या है, ये देखिए द सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स एन इंस्टांस ऑफ सर्वलेट एंड इनिशियलाइज इट बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट बनेगा, बनने के बाद ना उसको इनिशियलाइज करने की बात होगी। तो इसके लिए यहाँ पर काम होता है या यूज किया जाता है कि इसको इनिट मेथड को। दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट एंड इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग इनिशियलाइजेशन टास्क सच एज ओपनिंग अ डेटाबेस,
कनेक्शन और रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। तो इनिशियलाइजेशन में एक्चुअली देखिए होता क्या है, सर्वलेट यूज करेंगे। तो सर्वलेट यूज करेंगे तो ये करेंगे क्या, तो किसी न किसी डेटाबेस से तो कनेक्शन जरूर होगा। तो डेटाबेस से जब कनेक्शन होगा तो डेटाबेस के कनेक्शन को कॉल करना, आप ADO.NET यदि पढ़े होंगे .NET फ्रेमवर्क के साथ, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से इनिट का काम ही है उसको इनिशियलाइज करना। तो डेटाबेस का माने कनेक्शन, चाहे वो कनेक्शन हम क्रिएट करें, ओपन करें, या ये भी हो सकता है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हो, उसको हम लोड करें, या फिर जैसे बहुत सारा कंपोनेंट आपका ऐसा होता है जिसमें कि पैरामीटर या लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो हम लोग इनिशियलाइजेशन के समय उसमें ऐड करते हैं। तो उन सारे जगह पर आपका इनिट मेथड काम आएगा, यानी इनिशियलाइजेशन फेज उसको कहेंगे। तो इनिट मेथड जो डिफाइन किया जाता है वो उसका सिंटैक्स है पब्लिक वॉइड इनिट। लेकिन ये इनिट मेथड जो है ये आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो यानी कि थ्रोज हमको यहाँ एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को जो हैंडल करेंगे तो कौन सा एक्सेप्शन होगा, तो सर्वलेट एक्सेप्शन होगा, ठीक है। और इसके बॉडी के अंदर आप जो भी कोड लिखना है आपको वो लिख सकते हैं। सेकंड जो थर्ड पॉइंट है मेरा कि सर्विसेज के बारे में, कि यानी अवेलेबल अनअवेलेबल। तो दैट मीन्स कि हम ये उसको कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, कि जैसा आवश्यकता हो आवश्यकता के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि गेट या पोस्ट के कंसेप्ट को यूज करता है, मेथड्स को कॉल करता है। तो कितने मेथड्स हैं इस सर्विस के अंदर ये हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, तो थर्ड फेज आप जब आएंगे तो उसमें हो जाएगा द सर्वलेट कंटेनर calls the service method of the servlet to process client requests। क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या है, क्लाइंट आखिर क्या करेगा, तो क्लाइंट दो ही काम करता है, आइदर वो रिक्वेस्ट देता है या फिर जो रिक्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज़ होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। दिस मेथड इज कॉल्ड ईच टाइम the servlet receives a request from the client and to write the formatted response back to the client। यानी कि हम रिक्वेस्ट रिसीव करता है सर्वलेट, हाँ, और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करता है। द सर्विस मेथड चेक्स द HTTP रिक्वेस्ट टाइप, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, बहुत सारा है इसमें, हाँ, तो वो देखेंगे जैसे ही प्रोग्राम्स पर चलेंगे तो बहुत सारे मेथड्स के बारे में इसमें देखेंगे। एंड कॉल्स डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट। जैसे डिलीट के लिए तो डू डिलीट यूज करते हैं, यदि पोस्ट करना है तो डू पोस्ट है, गेट करना है तो डू गेट है, इसको यूज करते हैं कि मेथड्स एज एप्रोप्रिएट। सो वी ओवरराइड आइदर डू गेट और डू पोस्ट। तो दो ही ना करना है कि या तो गेट करना है या पोस्ट करना है, तो उस केस में इस दोनों मेथड को ओवरराइड करेंगे। हम लोग सर्विस को भी ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह सर्विस को ओवरराइड करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सर्विस क्या है, कॉमन है, उसमें क्या हो रहा है, गेट हो रहा है या पोस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको ओवरराइड करने की आवश्यकता पड़ती है डू गेट और डू पोस्ट की। जैसा मैंने सर्विस का टाइप होगा, मैंने रिक्वेस्ट का टाइप होगा, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए, द डू गेट मेथड ये क्या करेगा कि ए गेट रिक्वेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम ए नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर ए URL और फ्रॉम एन HTML form that has no method specified and it should be handled by do get method। या इस पर दो चीज़ें यूज किया जा सकता है, या तो आप किसी HTML फॉर्म के साथ इसको अटैच कर लो, या फिर आप किसी भी रिक्वेस्ट मैंने रिक्वेस्ट के लिए, यानी रिक्वेस्ट जब कोई करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट को कॉल करेंगे। तो गेट जैसे ही कॉल होगा तो वो क्या करेगा, किसी न किसी पेज को तो कॉल करेगा, या तो आप HTML पेज को कॉल करो या फिर पहले से कोई URL आप बना करके रखे तो URL डाल दो, यानी कि जैसे आपको ये हो वो आप काम कर सकते हैं। तो जैसे इसका यदि सिंटैक्स देखिए तो सिंटैक्स में होता है कि पब्लिक वॉइड डू गेट, हाँ, HTTP सर्विस रिक्वेस्ट, इसका वेरिएबल हो जाता है रिक्वेस्ट, उस तरह से HTTP
सर्वलेट रिस्पॉन्स, यहाँ सर्वलेट है, सर्विस नहीं है, सर्वलेट रिक्वेस्ट। उसी तरीके से सर्वलेट रिस्पॉन्स है और इसके लिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वो आपका यूज किया जा सकता है और ये भी एक्सेप्शन जनरेट करता है। और यहाँ पर एक्सेप्शन जो है ये आपका एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 इसके साथ मेंशन किया कि जनरली इसी 2 में से आपको एक जनरेट होना होता है, तो दोनों डाल दीजिए। तो नीचे बॉडी में कुछ भी लिखा हुआ है तो हैंडल हो जाता है। एक तो सर्वलेट एक्सेप्शन हो जाता है और आईओ एक्सेप्शन हो जाता है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड यदि कोई एक्सेप्शन होगा तो आईओ एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, अदरवाइज सर्वलेट एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। तो थ्रोज के साथ है कॉमा दे करके आप दे सकते हैं, ये वैलिड सिंटैक्स है। लेकिन जनरली हम लोग को इतना लंबा यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक ही लेकर के चलते हैं, लेकिन कॉमा दे करके आप दूसरा भी एक्सेप्शन दे सकते हैं। और जो भी इसके बॉडी में देना है तो सर्वलेट का कोड ये इसके बॉडी के अंदर आप दे सकते हैं। इसी तरीके से सेम डू पोस्ट है। तो देखिए गेट का जो मतलब होता है, तो गेट का मतलब होता है कि हम जब रिक्वेस्ट दिए तो उसके अगेंस्ट में वहाँ से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। और जब हम डू पोस्ट करते हैं तो पोस्ट का मतलब है कि हम जब पहला वाले में वैल्यू हम ले रहे हैं सर्वर से, और इसमें डू पोस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं सर्वर को। ए पोस्ट रिक्वेस्ट रिजल्ट फ्रॉम एन HTML फॉर्म दैट स्पेशली लिस्ट पोस्ट एज द मेथड एंड इट शुड बी हैंडल्ड बाई डू पोस्ट मेथड। अब इसका भी सेम देखिए, जैसे इसमें हम लोग यूज कर रहे थे ना कि सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यूज करेंगे कि देखिए मेथड में सिर्फ नेम में चेंजेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पब्लिक वॉइड डू गेट था, यहाँ हो जाएगा पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, पहला हो गया। अब देखिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यहाँ भी वही है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट रिस्पॉन्स है, यहाँ पर भी सर्वलेट रिस्पॉन्स था। हाँ, मेथड का पैरामीटर जो है दोनों का सेम है, सिर्फ मेथड का नेम बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए कोड भी सेम चलेगा। यहाँ पर आप सर्वलेट का जो भी कोड आपको देना है प्रोसेस वही रहेगा, हाँ बॉडी चेंज हो जाएगी। जैसे जब रिक्वेस्ट कर मैंने पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, और जब गेट कर रहे होंगे तो उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ, तो जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा आप उस तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट जो मेरा चौथा फेज था वो था डिस्ट्रॉय का। डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया कि आइदर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या ये भी हो सकता है कि विदाउट कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो जो डिस्ट्रॉय के अंदर आएगा तो डिस्ट्रॉय में होगा तो लास्ट में वो अनलोड होगा। तो अनलोड में आइदर इनिशियलाइजेशन से भी हो सकता है कि डायरेक्ट अनलोड में आ जाए, अदरवाइज सर्विस अवेलेबल अनअवेलेबल या कंप्लीशन के बाद डिस्ट्रॉय होते हुए अनलोड होगा। तो देखिए मैंने वही चीज़ लास्ट में लिख दिया थोड़ा सा कि the servlet container calls the destroy method of the servlet when the web application is stopped or when the servlet is removed from the container। कंटेनर से यदि सर्वलेट को हटाना है तो उस केस में भी हमको कॉल करना पड़ेगा किसको, डिस्ट्रॉय को। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्लीन अप टास्क सच एज क्लोजिंग द डेटाबेस कनेक्शन और रिलीजिंग द सिस्टम रिसोर्सेस। कि आइदर डेटाबेस को आप जो ओपन किए हुए हैं इनिट में कनेक्शन किए हुए हैं, उसको ओपन किए हुए हैं तो वो क्लोज होगा। हाँ, तो जब फॉर्म हमारा रिलीज होगा तो स्वाभाविक है कि जो कनेक्शन है वो पहले क्लोज होगा। तो क्लोज करने के लिए हम इस डिस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है, इसी को कॉल करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या लिखना होता है, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, पैरामीटर कुछ नहीं होता, और देन जो भी आपको कोड करना है इसके बॉडी के अंदर कर दीजिए। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चला है कि आप इससे समझ सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हर एक मेथड को कैसे कॉल करते हैं ये चीज़ बताया। देखिए javax.servlet और javax servlet.http.string दे दिया। अब देखिए माई सर्वलेट नाम का मैंने क्लास लिया और एक्सटेंड करा दिया किसे, HTTP सर्वलेट से। अब यहाँ पर देखिए 3 मेथड हमको यूज होना है। इनिट, हाँ इनिट हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा सर्विस और तीसरा है डिस्ट्रॉय। चूँकि सर्विस को मैंने इसलिए कॉल कर लिया कि
कि यहाँ पर न रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट से कहीं कोई मतलब नहीं था, इसलिए सर्विस को डायरेक्ट यूज कर लिया। अदरवाइज इन प्लेस ऑफ सर्विस वी कैन ओवरराइड द मेथड डू गेट और डू पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ही इनिट में आया, तो इनिट में आने के बाद ये थ्रो तो करेगा ही करेगा। इनिट में आपको मैंने ऊपर ही बताया था उसके सिंटेक्स के साथ ही कि ये एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, सर्वलेट एक्सेप्शन, इसको हैंडल करना जरूरी है। और यहाँ पर सुपर डॉट इनिट और जो भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहेगा आप कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर डाल सकते हैं। कॉन्फ़िग दे दिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। खैर ये तो इसलिए किया क्योंकि जो HTTP सर्वलेट है, सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन आपका हुआ। अब इसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर आकर के आप मैसेज दे दीजिए। तो मैसेज दीजिएगा जैसे ही ये सर्विस स्टार्ट होगा, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज आपको आ जाएगा। यानी कि जैसे इनिट में कंट्रोल आता है तो आने के साथ साथ ये आपको सर्वलेट इनिशियलाइज्ड ये मैसेज शो कर देगा। अब देखिए इसके बाद सर्विस में आएगा। आफ्टर इनिशियलाइजेशन ये कहाँ आएगा, सर्विस में आएगा। तो सर्विस में आएगा तो सर्विस का भी जो सिंटैक्स है वो सेम है, जो डू गेट और डू पोस्ट का था वो सेम चलता है। तो इसमें आने के बाद ये वाला मैसेज आ जाएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में सर्वलेट सर्विस कॉल। और इसके बाद लास्ट में यानी कि जो मेरा फोर्थ फेज था उसमें है कि डिस्ट्रॉय मेथड है, तो डिस्ट्रॉय में आएगा तो ये वाला सर्वलेट डिस्ट्रॉयड मैसेज आ जाएगा। देखिए इसमें करना क्या होगा कि आपको जब आप सर्वलेट को यूज करेंगे तो इसके लिए आप क्या करिए ना कि सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। सर्वर अदर वेब सर्वर या जैम्प जो भी आपको इंस्टॉल करना है वो आप कर लेंगे तो ये आपका काम कर जाएगा। खैर एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा उसका कॉन्फ़िगरेशन का, कैसे कॉन्फ़िगर आप करेंगे। तो देखिए अब यदि दूसरा इसका, एक तो मैंने सिर्फ इसको कॉल कर दिया, अब जैसे इस दूसरा एग्जांपल यदि लेकर के चले इसका, तो इसको कॉल कैसे करते हैं। देखिए कि ये तो आप ये समझ ही रहे हैं, इसमें कुछ बताना है नहीं। माई सर्वलेट एक्सटेंड HTTP सर्वलेट ये एज यूजुअल रहा। देखिए यहाँ पर डू गेट है, तो डू गेट के अंदर ये तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एज यूजुअल है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप में हो गया टेक्स्ट और HTML। प्रिंट राइटर इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया आउट नाम से। और गेट प्रिंट राइटर, आप देखिए आउट डॉट प्रिंटलन। आउट क्या है, ये रिस्पॉन्स प्रिंट राइटर को कॉल कर रहे हैं। आउट डॉट प्रिंटलन और HTML और HTML की बॉडी स्टार्ट हो गई है, ऑन टैग है। आउट डॉट प्रिंटलन ये वाला मैसेज हो गया उसके लिए, और फिर आउट डॉट प्रिंटलन दे करके इसके बॉडी को क्लोज कर दिया। यानी कि देखो ये HTML का स्टार्टिंग है तो ये इसका क्लोजिंग है, ये बॉडी का स्टार्टिंग है तो ये बॉडी की क्लोजिंग है, और बीच में H1 जो है ये आपको हेडिंग 1 हेलो सर्वलेट नाम से प्रिंट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हम लेकर के चल सकते हैं। आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पर जावा के कोड को भी एग्जीक्यूट करा लिए और उसके साथ ही साथ HTML के कोड को भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने जो बताया आपको कि आइदर हम यूज कर सकते हैं HTML को, है देखिए यहाँ पर URL और HTML दोनों में से किसी को भी आप यूज कर ले सकते हैं। तो दोनों का आपको एग्जाम्पल हो ही गया, बात समझ ही गए होइएगा। तो ये चूंकि अभी आप डायरेक्ट यदि लेकर कॉन्फ़िगर होगा आपके सिस्टम में सर्वलेट तो ये आपका रन कर जाता है, कहीं कोई एरर नहीं देता है। ये बहुत आसान सा चीज़ होता है। अब देखिए अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए ठीक है ये सर्वलेट तो हो गया, लेकिन सर्वलेट का टाइप कितना है। तो सर्वलेट जो है ये जनरली दो तरह का आपको मिलेगा। पहला है आपको जेनेरिक सर्वलेट और दूसरा है HTTP सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट किसको कहते हैं, तो जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि जेनेरिक सर्वलेट का मतलब है कि जो किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कराने की क्षमता रखे। तो देखिए अब चलिए इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये। देखिए जेनेरिक सर्वलेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट प्रोवाइड्स ए बेसिक implementation for servlets. It implements the servlet and servlet config interfaces and provides default implementation for all the methods defined in these interfaces except for service method. Service को छोड़ करके the service method is
left unimplemented so that sub classes can provide their own implementation. सर्विस को यदि इसी माने बेस में यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इससे हमको घाटा क्या होना है कि जितने भी सब क्लासेस हैं, नीचे जो भी क्लासेस बनेंगे तो वो क्या करेगा, यानी वहाँ पर ओवरराइड फिर क्या करेंगे हम। तो इसलिए सर्विस क्लास को छोड़ करके रेस्ट सारे को आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो सर्विस को छोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब है कि डू गेट है, डू पोस्ट है, तो वो जहाँ हमको आवश्यकता होगी, जिस क्लास के अंदर आवश्यकता होगी उसको हम यूज करेंगे। और दूसरा जो है देखिए, तो सर्विस को यहाँ छोड़ दिया गया बेस में, ये याद रखना है। और दूसरा जो टाइप है मेरा वो है HTTP सर्वलेट। तो ये क्या है, HTTP सर्वलेट इज ए सब क्लास ऑफ जेनेरिक सर्वलेट दैट प्रोवाइड्स एडिशनल मेथड्स फॉर हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट। तो देखो ये हो गया सारे के लिए, और यहाँ जो हो गया ये किसके लिए हो गया कि आपका HTTP के लिए सेपरेट हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए ये सेपरेट हो गया। ये करेगा क्या कि देखिए यहाँ पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेसेस विच प्रोवाइड मेथड्स फॉर एक्सेसिंग HTTP request and response headers, parameters and other informations. HTTP servlet provides default implementation for the do get, do post, do put, do delete and other HTTP request methods. तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब HTTP सर्वलेट की ही बात करेंगे तो जितना भी HTTP से रिलेटेड मेथड्स होगा वो सारा आपको ओवरराइड करने की फैसिलिटीज़ में रहेगी, उसी से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये इन सारे मेथड्स को हम ओवरराइड यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो अब है कि ये जो मेथड्स मैंने आपको बता दिया, डू गेट, डू पोस्ट, ये क्या है, करता क्या है। तो देखिए ये सारा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। डू गेट क्या करेगा, इफ़ द सर्वलेट सपोर्ट्स HTTP गेट रिक्वेस्ट, तो डू गेट वहाँ पर हमको ओवरराइड करना है। इसके बाद है डू पोस्ट है, पोस्ट के लिए हो जाएगा, डू पुट है तो पुट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये जितना भी है ना, ये सारा मेथड्स हैं, आप इन सारे को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ सर्वलेट की, और इसके साथ ही साथ मैंने ऊपर आपको बता दिया इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल में भी ये दिमाग में रखना है हर हमेशा कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है इसका लाइफ। और उस चारों पार्ट को, जैसे पहला जो क्रिएट है, क्रिएट को क्या कह दिया गया, लोडिंग कहा, इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, और फाइनली जो है वो डिस्ट्रक्शन है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे यानी कि जो सर्वलेट के आगे की तरफ, यानी कि जो लाइफ साइकिल से आगे है उसके तरफ लेकर के मैं आपको अब चलूँगा। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी प्रोग्राम की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।